आज हम लोग क्लास 12th का लेसन 5 यात्रियों के नजरिए से जो पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर कौन थे। तो लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात कई सारे यात्री यहाँ पर आए थे, जिसमें जेसुइट रॉबर्टो नोवेली हैं, जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया है। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक का नाम दुआर्ते बरबोसा था। इसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। जौहरी बोला जा रहा है मतलब कि ये सोना चांदी हीरा मोती का कारोबार करता होगा। इसके अलावा इतालवी चिकित्सक मनुकी यह कभी भी यूरोप वापस नहीं गए बल्कि भारत में ही बस गए। इसी प्रकार एक और नाम आता है फ्रांसवा बर्नियर का। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था और दार्शनिक और इतिहासकार भी था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था कि यहाँ पर अभी हमको अवसर क्या होगा, बहुत सारा मिल जाएगा जहाँ पे हम अपना इनकम कर सकते हैं। अब आता है वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 साल रहा और यहाँ पर मुगल दरबार में नजदीकी तौर पर जुड़ा रहा। और सम्राट शाहजहां, शाहजहां का नाम सब कोई जानते हैं। शाहजहां कौन है? जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उन्हीं का एक बेटा था, पहला बेटा, जिसका नाम है दारा सिको। तो दारा सिको के चिकित्सक के रूप में इसने बहुत दिन तक काम किया। बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया। अब आता है पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर जो भी कुछ देखता था उसकी तुलना किया करता था कि भारत में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। इन बातों की तुलना वह सबसे ज्यादा किया करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16वां को समर्पित किया था। उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र के रूप में लिखे गए थे और लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में विकास की तुलना में दयनीय बताया। कहा कि यूरोप का विकास तेजी से हो रहा है, भारत का विकास उस तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, लेकिन फिर भी बर्नियर जो अपना लिख करके कागज पे तैयार किया था, उन्हें जब प्रकाशित हुआ तो लोग उसको ज्यादा पसंद करने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ भी यात्रा की। अब देखो, बर्नियर बता रहा है कि इस देश के प्रथा के अनुसार मुझे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है। मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक अपने घोड़ों के लिए साइस मतलब घोड़ा को संभालने के लिए नौकर एक टाइप का समझो, खानसामा मतलब जो खाना बनाता है, एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक बिस्तर, एक तकिया, बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े का मेजपोश। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, नॉर्मली बड़ा घर में क्या होता है कि खाना खाने के पहले क्या करता है, वो मेजपोश बिछाता है, उसके बाद खाना खाता है। तो ये मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरा 3 छोटा झोला और सब बड़ा झोला में रखा हुआ था। मतलब बहुत सारा सामान इसको दिया गया था। तो ये लोग अपना दिखा रहे हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि आ, स्वामी और सेवक की खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े, वस्त्र, 6 दिन के उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, सौंफ भी खाई हो तुम लोग, तो बहुत रहा। साथ ही दही को टांगने और पानी निकालने के लिए लोहे, मतलब सब चीज रखा जाता था। और इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कुछ भी नहीं मानी जाती थी। तो उन्होंने ये वर्णन किया है। अब आता है बर्नियर के कार्य कब प्रकाशित हुए थे। तो फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्ष के भीतर ही इसका वृतांत अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषा में अनुवाद हो गया। तो सोचो कितना ज्यादा फेमस हुआ कि एक भाषा में नहीं, 4-5 भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। और 1670 से 1725 के बीच उसका वृतांत जो है आ, 8 बार मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हो गया। पुनर्मुद्रित मतलब फिर से प्रकाशित हो गया। और यह अरबी और फारसी वृतांत जिसका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था, जो 1800 से पहले समानता प्रकाशित नहीं होते थे, उसके पद से बिल्कुल विपरीत थे। मतलब बहुत कोई इसके बारे में लिखने लगा था। अब देखो एक नाम आता है अल बरूनी, पहले भी बताए थे। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? बिल्कुल, किताब उल हिंद, या फिर जिसे तहकीकात हिंद के नाम से भी जाना जाता है।
अब आता है जैसा कि हमने देखा यात्रियों ने जो भी कुछ देखते थे उसका तुलना क्या करते थे। अभी नॉर्मली आप लोग भी क्या होता है, सारवा है यहाँ की चीजों की तुलना क्या करते हैं, अपने गांव से करते हैं, या देवघर जाते हैं देवघर की तुलना सारवा से करते हैं, तो वो लोग भी तुलना किया करता था। इसके अलावा बहुत सारा चीज धार्मिक अवस्था के बारे में था, प्रथा के बारे में था, ये सब बातें भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी। अब इसके बाद आता है बहुत सारा चीज लिखा गया था, वेद पुराण भगवत गीता पतंजलि की कृति मनुस्मृति आदि से भी बहुत बातें लिखी गई थी। अच्छा आप बताइए वेदों की संख्या कितनी है? चार। वेदों की संख्या कितनी है? चार। वेदों से हमें ऋग्वेदिक काल के पहले के समय की जानकारी मिल जाती है, उत्तर वेदिक और ऋग्वेदिक का। अब वेदों की संख्या चार है। पहला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। कुछ पुराण का नाम बता देते हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, बहुत तरह का पुराण भी है। भगवत गीता, भगवत गीता के रचयिता कौन है? भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, सबको सुने है ना। महाभारत के टाइम में जब युद्ध होना प्रारंभ होने वाला था तो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अब पतंजलि किसने लिखा है? महाभाष्य ने लिखा है। ठीक है। अब आता है अल बरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया था। अब देखो जाति व्यवस्था भी अलग अलग थी। प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता प्राप्त थी। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, मतलब एक टाइप का तुम समझ जाओ क्षत्रिय। दूसरा है आपका भिक्षु, मतलब पंडित जी हो गया एक टाइप का, समझ लीजिए भिक्षु। अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार। इतना मैनली 4 सामाजिक वर्ग था। क्या क्या बोले? घुड़सवार शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित था, चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार आते थे। और दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत में ही नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी यह फैले हुए थे, और सभी लोग इनका क्या करते थे, पालन किया करते थे। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। उसने लिखा था कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पाने का प्रयास करती है। जैसे कि सूर्य क्या करता है, हवा को स्वच्छ करता है। समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। एक चीज आप लोग भी जान लीजिए, समुद्र में नमक जो रहता है, नमक क्या करता है, पानी को गंदा होने नहीं देता। इसके अलावा अल बरूनी जोर देकर के कहता है यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। हर वस्तु क्या करती है, अपने मूल रूप को लाने का प्रयास करती है। अब आता है अल बरूनी वर्ण व्यवस्था का विवरण इस प्रकार करता है। सबसे ऊंची जाति किसकी है? ब्राह्मणों की है। और हिंदुओं के ग्रंथ में बताया गया है कि ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुए थे? ब्राह्मण की उत्पत्ति बिल्कुल ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण में ब्राह्मण पतले जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो आपके हो गए ब्राह्मण में। क्षत्रिय में आज तुम्हारा आ गया राजपूत, लाला, भूमियार, सिंह, ये सारा आ गया आपका भूमियार, ये क्षत्रिय में। वैश्य में बर्नवाल, गुप्ता, मोदी, मंडल, यादव, गुप्ता सारा आ गया आपका वैश्य में। और शूद्र में आपका आ गया सबसे लोअर कास्ट के लोग। ठीक है। और सबसे ऊंची जाति किसको माना जाता है? ब्राह्मण को मानी जाती है। अगली जाति किसकी है उसके बाद? क्षत्रिय की है। तो बस वही सारा चीज लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। और इन सब पांचों चारों व्यवस्था के अतिरिक्त एक और था जिसको अंत्यज कहा जाता था। अंत्यज नामक श्रेणियों से, सॉरी वो तो अलग हो गया, चांडाल हो गया। अंत्यज नामक श्रेणियों से सामान्यता यह अपेक्षा की जाती थी वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। देखो अधिकतर किसान और जमींदार क्या चाहेगा कि मजदूरी का लेवल क्या हो, बहुत सस्ता हो। अब देखिए, अब आता है इबन बतूता था अनजाने को जानने की उत्कंठा। इबन बतूता कब आया था? 14वीं सदी में इबन बतूता दिल्ली आया था, और वह पूरा महाद्वीप का एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो बहुत लंबा दूर तक। वह 1332-33 में यात्रा शुरू किया था, और घर कब गया था? 1347 में। 15 साल तक यात्रा किया था, एक देश नहीं कई सारे देश घुमा था वो।
तो बताओ उसको सारा देश का नॉलेज होगा कि नहीं? हर जगह का कल्चर उसको पता होगा, सोसाइटी पता होगा। तो इबन बतूता बड़े पैमाने पर यात्रा किया, पवित्र पूजा स्थल को देखा, विद्वान लोगों के साथ रहा था और काजी के पद पर भी रहा था। कौन किया था उसको काजी के पद पर नियुक्त? मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर इबन बतूता को पहले नियुक्त किया था। वह दिल्ली का सुल्तान था। और यह बताता है इबन बतूता कि बहुत सारे राजा निर्दयी भी हो सकते हैं, दयावान भी हो सकते हैं। तो उसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया भी था, क्योंकि अलग अलग राजाओं से वह मिला था। इसके अलावा नारियल और पान का वर्णन। इबन बतूता आया कहाँ से था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को में तुम्हारा पान और नारियल नहीं मिलता है, तो इसलिए उसने पान और नारियल के बारे में बड़ा विस्तार से लिखा था। उसने बताया था कि ये एक ऐसा उपज है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है। नारियल का वर्णन उसने इस प्रकार किया था। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि इबन बतूता के अनुसार नारियल का वर्णन करें, तो इसको हम टिक नहीं लगाएंगे, बता दे रहे हैं आपको खाली। नारियल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष के जैसा दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, एक से काट का फल नारियल प्राप्त होता है तो दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। नारियल का वृक्ष का फल मानव सिर से भी मेल खाता है, मानो इसमें दो आंखें हो और एक मुख हो, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। लोग इससे रस्सी बनाते हैं और जहाज को सिलते हैं, और कभी कभी वे लोग बर्तनों के लिए भी रस्सी बनाते हैं। इसमें और भी, तो ये पूरा का पूरा लाइन आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, टिक लगा नहीं लगाए, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब दूसरा पूछ सकता है, इबन बतूता के द्वारा पान का वर्णन बताइए। तो पान क्या है? पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है, इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, यह जायफल जैसी होती है, पर तब तक इसे तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ भी इसे चबाया जाता है। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछेगा, दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा। अब आता है इबन बतूता और भारतीय शहर। इबन बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों की तरह उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया। वह कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आपको लूर है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। भारत में बहुत पैसा है और इसके लिए आपके पास आवश्यक इच्छा होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। वह बताता है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली क्या है? विशाल आबादी वाला शहर है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये भी पूछा जा सकता है। और दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। आज भी जानते ही हो, अगर बोला जाता है दिल वालों का शहर दिल्ली, और फिल्मों का शहर मुंबई। मुंबई, हाँ, मुंबई फिल्मों की सिटी है। आज भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस बनने की ख्वाब लेकर बहुत कोई वहाँ मुंबई जाते हैं। अब मुंबई का सबसे ज़्यादा फेमस है बड़ा पाव, जो कि लगभग अब 12 रुपया में मिल जाता है, पहले 8 रुपया में मिला करता था। अब वहाँ के अधिकतर लोग बड़ा पाव खाकर ही गुजारा करते हैं, मुंबई के लोग। और वहाँ की जलवायु भी जो है ना, नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, स्वेटर का कोई झमेला नहीं। अब देखो दिल्ली के, अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है दिल्ली का वर्णन करें। दिल्ली को ही दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली को क्या कहा जाता है? दिल्ली। दिल्ली बड़ी क्षेत्र में फैली घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र और घेराबंदी में काम आने वाले मशीनों के संग्रह और भंडार गृह भी बने हुए हैं। इसमें एक दूसरे के पास कई मीनारे हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं। दिल्ली के शहर के कितने द्वार हैं? 28। और इसको दरवाजा कहा जाता है। इनमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दिल्ली का सबसे विशाल दरवाजा का नाम क्या है? बदायूं दरवाजा। और मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है और गुल दरवाजे के बगल में फलों का बगीचा है।
और इस दिल्ली शहर में बेहतरीन कब्रगाह है और जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई। जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उस पर मेहराब बनाए गए हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि दिल्ली में किस दरवाजे के भीतर अनाज की मंडी है, तो मांडवी दरवाजे के भीतर। दिल्ली में किस दरवाजे के बगल में फलों का बगीचा है, तो गुल दरवाजे के बगल में। या सीधा क्वेश्चन दे देगा दिल्ली शहर का वर्णन करें, तभी पूरा जितना हरा टिक लगाए सारा लिख देंगे हम। अब देखो इसके बाद आता है आपका बाजार। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के साधन नहीं थे। बाजार में क्या होता है, लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ बाजार में पैसा ही कमाते हैं नहीं, बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां भी होती है। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था और वहां पर क्या होते थे, नर्तक, संगीतकार, गायक के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक स्थान होता था। सीधा सीधी वे बोले ना, अभी सारवा फील्ड में एगो रंगमंच बनल है ना, तुम ब्लॉक चल जाओ, ब्लॉक में भी एगो रंगमंच बनल है जहाँ पर कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो मेन अधिकारी या डांस प्रोग्राम होगा तो ऊंचा में रहेगा, बाकी सब लोग नीचे में रहते हैं। तो इबन बतूता बताता है कि शहर की समृद्धि बहुत अधिक थी। इसने यहाँ कहा था कि यहाँ की मिट्टी में इतना उपजाऊपन था कि लोग यहाँ पर 2 तरह का फसल भी उगा लेते थे एक के साल में। और यहाँ पर भारतीय कपड़ा, विशेषकर महीन मलमल का कपड़ा, रेशम, जरी और सॉटन की अत्यधिक मांग थी। और मलमल की किस्में इतनी अधिक महंगी थी। अब आता है बाजार में संगीत। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों का एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है और दुकानों को कालीन से सजाया गया है। दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। यहाँ सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद भी है। मतलब देखो बाजार में क्या होता है, वो बड़ा सा बना दिया गया है जहाँ पर गायिका लोग आती है, डांस वांस करती है, लोग को मन लगता है तो बाजार में मार्केट जैसी चलेगा। इतना तो सभी जानते हैं। अभी आप लोग का क्या होता है, हाल ही में तुद्रुपाड़ी मंदिर में एगो होवे किया था, क्या उसको बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए भीड़ जुटा, तो मेला में भी भीड़ जुटा, मेला में इनकम भी हुआ लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संचार की अनूठी प्रणाली। अब ये आता है लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित है। सराय किसको कहा जाता है, जहां पर आप कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं। होटल, सीधा बात हम बोले, होटल को पहले के जमाना में सराय कहा जाता था, या ढाबा, नाम सुने ही आप लोग। इवन बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता चकित हो गया। देखो पहले के टाइम में फोन तो चलता नहीं था भाई, तब क्या करेंगे, कैसे बात पहुंचाएंगे इधर से उधर। तो उस टाइम में क्या चलता था, डाक प्रणाली चलती थी। डाक प्रणाली मतलब जैसे अभी हमको अगर सारवा का रिपोर्ट लेना हो, अच्छा मेरे लिए सारवा का रिपोर्ट लेना में देरी है क्या, नहीं, एकदम आसानी से हो जाएगा। सब गांव साइड से कबो थ्रू आया है ना, जाने सही होगा रिपोर्ट मिल जाएगा बिना कोई देर का। तो राजा लोग के पास भी क्या होते थे, बहुत सारे लोग होते थे और वो लोग क्या करते थे, डाक प्रणाली में सूचना इतना कुशल था कि सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगता था। सिंध से कोई दिल्ली आएगा तो 50 दिन, लेकिन राजा के पास खबर कितना दिन में पहुंच जाता था, मात्र 5 दिन में। हाउ इट पॉसिबल, सोचो 50 का 5 दिन में कैसे हो गया। उस टाइम में देखिए इसका एक व्यवस्था था जिसको अश्व डाक व्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता था, हर 4 मील की दूरी पर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित थी। और पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था। यह 1 मील का 1/3 होता था। अब समझिए इसका मतलब क्या है, सीधा सा भाषा में आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं हमको दिल्ली तक खबर पहुंचाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप सारवा से जसीडीह के लिए जाइएगा, जसीडीह से फिर आप आगे बढ़िएगा, या रांची काम लेते हैं तो जसीडीह से पहले कहाँ जाएंगे हम, धनबाद जाएंगे, धनबाद से आगे बढ़ेंगे फिर बोकारो जाएंगे, बोकारो से और आगे पार करेंगे तब जाके रांची पहुंचेंगे। बहुत सारे स्टेशन पार करेंगे ना, तो एक आदमी जाएगा तब 50 दिन लगेगा। ये क्या किया, यहाँ से भेजा एक आदमी को कहाँ तक, देवघर तक। अभी देवघर वाला में, देवघर में एगो आदमी पहले से तैयार बैठल है एकदम घोड़ा लेकर के, कि हुने से कोई आते खबर ले हमरा दौड़े पड़ छे। वो जैसे आया 1 किलोमीटर का दायरा में, और वो लोग हाथ में घंटी बजाते हुए चलता था। अब 1 किलोमीटर दूर में ही घंटी पता चल जाएगा, उस टाइम में इतना गाड़ी घोड़ा था क्या, तो घंटी का आवाज सुनाई पड़ जाए, या अभी भी अगर कोई घंटी बजाते टनटनवाते आए तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर आपका काम यही है कि सुबह से बैठिए एकदम तैयार होकर के 24 घंटा बैठिए, आपका काम यही है। उधर से कोई आया दौड़ते रहिए आप।
उसको चाय पानी पूछने काम नहीं। वो क्या किया, देवघर तक पहुंचे, जैसे कोई आदमी पहुंचा, जैसे वहां पहुंचेगा ये अपना घोड़ा लेके तैयार बैठा है, तुरंत उसका हाथ से छड़ी लिया, उस छड़ी में घंटी बंधल है और चिट्ठी बंधल है, और वो सीधा दौड़े काम। तुमको पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है, वो आदमी को नाश्ता पानी भी नहीं देना है, नाश्ता पानी दूसरा आदमी देगा। तुमको फिर दौड़ले चलना है, जसीडीह पहुंचना है। वो जसीडीह में पहुंचाया, उस आदमी का भी वही काम है, वहां से कोई आदमी लेगा और दौड़े पर। हर बार घोड़ा बदल गया, आदमी बदल गया, और प्लस आदमी बदल रहा है, घोड़ा बदल रहा है। अब उसके लिए बताओ रात होगा क्या, रात का कोई चीज नहीं है, वो तो 24 घंटे चलते रहेगा, 1 मिनट रुकेगा क्या। अब प्लस जो घोड़ा लेके चलता था वो घोड़ा सबसे अच्छा क्वालिटी का घोड़ा होता था, ताकि तुरंत पहुंचा दे, कोई देरी नहीं करे। इसी कारण से राजा के पास खबर तुरंत पहुंच जाती। अच्छा, खबर लीक हो सकता था क्या, आपको तो छोटा छोटा एरिया दे रहा है ना हर किसी को, तो खबर लीक भी नहीं हो सकता था जल्दी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा था कि भाई इतना ज्यादा अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। अब आता है पैदल डाक व्यवस्था भी था, ये मैंने बताया घोड़ा वाला। बहुत सारा जगह पे घोड़ा लेकर के नहीं जा सकते, तो वहां पर लोग क्या करते थे, पैदल भी चलते थे, पैदल डाक व्यवस्था भी थी। और एक मील में 3 जगह रुकने का जगह होता था। और यहाँ पर क्या होता था, हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, और बाहर में 3 मंडप होते थे, और लोग कार्य आरंभ होने के लिए तैयार बैठल रहते थे पहले से। मैंने नहीं पता है सूचना आएगा, लेकिन हम पहले से वो जगह पर बैठा लें, उसी का उसको सिर्फ पैसा मिलता था बैठने का खाली। बस वही चीज है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखो, पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से भी अधिक तीव्र होती थी। इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों का परिवहन के लिए होता था। क्या है भाई, अब पहले के देखो फल वगैरह बोले, अभी तुम लोग का सेब जो हम लोग खाते हैं, सेब कहाँ से आता है, कश्मीर से आता है। तो भैया सेब वहां से यहाँ आते आते सड़ता है क्या, क्यों भाई, आजकल बहुत सारा केमिकल वगैरह भी चल गया है, फास्ट फॉरवर्डिंग है। पहले इतना फास्ट फॉरवर्डिंग था क्या, गाड़ी तो चलता नहीं था, तो लोग पूरा स्पीड पहुंचाता था, इधर से उधर, इधर से उधर, बैलगाड़ी से बैलगाड़ी चल रहा है, जल्दी से जल्दी पहुंच के चला गया, गली कुची है दौड़ दिया फल लेकर के, और तब जाकर के फल पहुंचता था। अब देखो, 1440 में अब्दुल रज्जाक समरकंदी का यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है। यह एक और केरल में कालीकट, कालीकट को आधुनिक में कोझिकोड कहा गया, और ये है कहाँ पे, केरल में, ध्यान रखिएगा। ये बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में वह भारत यात्रा के दौरान मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही एक पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है, मतलब बहुत सुंदर है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज और 4 द्वार मंडलों के साथ पूरा सॉरी मंडपों के साथ घिरी हुई थी, और पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी मूर्ति थी, जो मानव आकृति की आदमकद थी। अभी भी देखते हो, जब शादी ब्याह होता है तो जहां मेन गेटवा पर क्या करता है, वो मूर्ति लगा देता है, वो तुम्हारा प्रणाम करते हुए मूर्ति लगाता है, उस तरह का सोना का मूर्ति लगा हुआ था। दोनों आंखों में काले रंग के मानिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे, मानो लग रहा था कि जैसे वह देख सकती हो वो मूर्ति, इतना अच्छा शिल्पकारी था। अब देखो, बर्नियर तथा अब विकसित पूर्व, जहां इबन बतूता हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया, वहीं पे उसने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक भी किया। बर्नियर क्या था, एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। वह भारत में जो भी देखता था हर चीज का क्या करता था, तुलना करता था, किससे, यूरोप देश से। अब बर्नियर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर के ग्रंथ का नाम क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अल-बरूनी के ग्रंथ का नाम किताबुल हिंद। इब्न बतूता के किताब का नाम रेहला। इब्न बतूता ने जो किताब लिखा था रेहला, ध्यान रखिएगा। अब बर्नियर ने जो लिखा है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल काल में ट्रेवल्स जो इसने किया था उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा है। तो नॉर्मल सा बात है, किसके बारे में लिखा होगा, मुगल के बारे में लिखा होगा, मुस्लिम लोगों के बारे में लिखा होगा। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना यूरोप से करता था। अब देखिए, एक और यात्री है जिसका नाम है पेलसर्ट। पेलसर्ट जो है एक डच यात्री था। पेलसर्ट क्या था, डच यात्री था। इसने 17वीं शताब्दी के
आरंभिक दशक में उपमहाद्वीप की यात्रा की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेलसट ने कब यात्रा की, तो 17वीं शताब्दी में यात्रा की। अब बर्नियर के अनुसार वो बहुत सारा तुलना भी करता था। मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था। इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम भी होते थे। मतलब कुछ अच्छा बात भी लिखा है, कुछ उस साम्राज्य का बुरा बात भी लिखा था उसने। क्योंकि कुछ कुछ चीजों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये सब आप अपने से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो डाटा बहुत हो जाएगा। अब देखिए, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। उसने कहा था कि यहाँ का राजा जो है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। किसने कहा कि भारत का राजा या मुगल राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था? किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। पूरा नाम फ्रांसवा बर्नियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उसने कहा था शहर और नगर विनिष्ट और खराब हवा से दूषित थे। अच्छा, शहर को खराब हवा क्यों बोला जाता है? पॉल्यूशन तो अलग बात है भाई, खराब हवा का मतलब कुछ और होता है। सारवान तो बहुत पॉपुलर श्रेणी में आता है, शायद आप लोग को पता है या नहीं। एक महीना नहीं हो पाता है, वो कांड हो जाता है। ठीक है, तो उसी को खराब हवा बोला जाता है। कितना यहाँ पर लव मैरिज और फलना ढकना चिकना। लव मैरिज तो ये तो कुछ अच्छा है, उसके अलावा भी बहुत सारी घटना घटित होती है, आप लोग पता ही है आप लोग को। तो उसी को खराब हवा से दूषित बोला जा रहा है। और यहाँ पर इसका खेत झाड़ीदार और घातक दलदल थे, और राजकीय भू स्वामित्व भी था। अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक भी बताता है। और यह क्या होता था, राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा करने के बदले उससे क्या करता था, टैक्स लेता था। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे कि भाई आपको सुविधा दे रहे हैं तो बदले में हम क्या करेंगे, कुछ पैसा लेंगे। बर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को काफी प्रभावित भी किया। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपने प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे। अब आता है 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया था। आगे देखिए, दे रहा है एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे। दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक, जिसे बलाहार भी कहा जाता था। अब देखिए, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चम्मच दिखाया गया है। ये आपका चम्मच जो है वह डिजाइनदार है, आप देख सकते हैं। यह सोने का चम्मच है जिसमें पन्ने और मानिक जड़े हुए हैं। ठीक है, इस सोना का चम्मच को अगर तुम खरीदने जाओगे ना, तुम्हारा घर द्वार जगह जमीन सब बिक जाएगा, तब तुम जाके किन पाएगा चम्मच आखली। इतना महंगा होता था। लेकिन इस सब का इस्तेमाल कौन करते थे? राजा लोग किया करते थे। ठीक है, और पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात भी होता था। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ का अधिकांश भाग क्या है, काफी ज्यादा उपजाऊ भी था। अब देखिए, इसके अलावा 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहा करता था। कितना प्रतिशत भाग? 15%। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर भी कहता है, जिससे उनका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर रहते थे। ऐसे समझो, मान लेते हैं मुगल लोग क्या करते थे, घूमने जाया करते थे। अब यहाँ पर हम घर बना लिए, राजा जो है अपना घर बना लिया बहुत बड़ा सा, वहीं पर वो रह रहा है। तो बाकी लोग क्या चाहेंगे, राजा करीब में रहेंगे तब ना इनकम बेसी होगा। राजा के पास तुम क्या होता है, राजा लोग बहुत फुटानी ढेरी करेगा। अब भाई मेजपोश बनाएंगे, बढ़िया डिजाइनदार कोई चीज राजा के बारे में 4 गो लाइन जाके बोल दो, राजा साहब आपके ऊपर एगो कविता सुना है, हाँ, सुनाओ। बढ़िया कविता सुना है, राजा गदगद, हेलो इतना रुपया तुम्हारा, जाओ। तो इसी कारण से वो लोग वहां पर क्या करते थे, शिविर बना के रहा करते थे, घर बना के नहीं, इसलिए उसको शिविर नगर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। तो व्यापारी लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा पश्चिम भारत में व्यापारी समूहों को महाजन कहा जाता था, और उसके मुखिया को सेठ कहा जाता था। व्यापारी को महाजन और व्यापारियों का मुखिया सेठ कहलाता था। चिकित्सक को हकीम या वैद्य कहते हैं। अध्यापक को पंडित या मुल्ला कहते थे, क्योंकि पहले के टाइम में पढ़ाने का काम पंडित जी लोग करता था, या फिर मुस्लिम में जो पढ़ा लिखा होता था उसको मुल्ला कहते थे।
अधिवक्ता वकील को कहा जाता था। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से। इसके अलावा बाजार में दास भी किसी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। दास किसको बोला जाता है? जो मतलब लोगों को बेचा जाता था। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को भेंट स्वरूप घोड़ा, ऊंट और दास दिया था। और जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट किया। और मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक से इतना प्रभावित हुआ था कि उसको 1,00,000 मुद्रा और 200 को दास दिया था। दास मतलब गुलाम। वो आपके अनुसार खाएगा, आपके अनुसार उठेगा, आपके अनुसार बैठेगा। जैसे आप पशु के साथ व्यवहार करते हैं वैसा दास के साथ व्यवहार किया जाता था। बस दास होता क्या है, सिंपल सा हम बोले ना, मान लेते हैं कोई राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, छोटा जाति का है, हम उसको अपना गुलाम बना लिए, दास बना लिए। अब उसको हम अपने अनुसार रखेंगे, हम बोलेंगे अरे एक काम करो तो जा तो झाड़ू मार दो, पोछा कर दो। उसको बोल दिए तुमको खाना मन होगा हमको तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। वो हमसे खाना मांग भी नहीं सकता, इतना बुरा कंडीशन रहता था दास का। सीधा ले आप बोलेंगे सर तो उसको कोई भूखे मार देगा, तो तुम हमारे घर में जो छागर पटरू है भूखे मारते हो क्या उसको? नहीं ना, खिलाते हो। क्या है भाई, छागर पटरू भी ढंग का रहेगा तब ना काम देगा। तो इसी तरह दास को भी हम लोग देखते थे, ठीक है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, नौकर और दास में अंतर होता था। नौकर आपका नौकर जो आपका काम करने का पैसा लेगा, लेकिन दास को एक बार में 2,00,000 टका 1,00,000 टका दे खरीद लो जिंदगी भर के लिए। वो गुलाम तो हो ही गया, उसका जो बेटा बेटी होगा वो गुलाम। ठीक है, पूरा पीढ़ी गुलाम होगा। और शादी भी करेगा तो हमसे पूछ के करेगा। मालिक अगर बोलेगा तब वो शादी करेगा, मालिक अगर बोलेगा नहीं तुम अपना वाइफ के साथ नहीं रहो तो उसको नहीं रहना पड़ेगा। उसका मन होगा कि नहीं, वाइफ को अलग अलग कर दे, बेटा को अलग कर दे, पति को अलग कर दे, तो मालिक अलग कर सकता था। और सुल्तान लोग क्या करते थे, अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करते थे। एक नॉर्मल सा बात है भाई, जितना अमीर लोग है सब क्या होता है, भोग विलास में डूबल रहता है। और दुनिया में एगो ध्रुव सत्य है, वो चाहे तो किसी को भी बदल सकती है। तो बस वही कारण नहीं था, अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। और दासों को समानतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग क्या करते थे, पालकी उठाते थे या डोली उठाते थे। और लगभग लगभग सब घर में एक या दो को दास तो रहता ही था। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के इर्द गिर्द घूमता था, आप लोग सभी जानते हैं सती प्रथा के बारे में। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। बाकी कुछ चीजें बची है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। जैसे अल बरूनी कब आया था, मार्को पोलो कब आया था, इब्न बतूता कब आया, कहाँ से आया, ये सारा वैसे हम लिखा भी चुके हैं। तो ये सब एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।